हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का यह सेशन है रेलवे ग्रुप डी के लिए। रेलवे ग्रुप डी की जो साइंस है, अब कंप्लीट साइंस जितना भी आपका सिलेबस है पूरी चैनल पे कराई जाएगी। देखिए, इस वीडियो से आप क्या कर सकते हैं, जो आपके साइंस के नंबर हैं 25 नंबर, उनको पक्का कर सकते हैं। 25 नंबर जो आपको साइंस के हैं वो पक्का करने में मदद मिलेगी इस सेशन को देख के। साइंस हम बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। बाईलैंग्वेज यह सेशन रहेगा आपका, दोनों ही लैंग्वेज रहेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश आपकी रहने वाली है सेशन के अंदर। दोनों ही लैंग्वेज में आपका यह सेशन रहेगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को जरूर देखें, मिस बिल्कुल ना कीजिए। आसान तरीके से आप कर पाएंगे 25 नंबर पक्के। आपके वीडियो में क्या रहेगा, PYQ रहने वाले हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रहेंगे। और दूसरा आपका क्या रहेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो ज्यादातर क्वेश्चन आने की जिनकी संभावना है वह क्वेश्चंस आपके रहेंगे वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यह आपका प्रश्न है RRB ग्रुप डी 19/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। सेशन में आपके सारे क्या रहेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं मोस्टली। प्रश्न क्या है, केंद्रीय कक्ष मतलब न्यूक्लियस, जो सेल होती है उसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में है। सेंटर में हमारा क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में ही यह प्रश्न। देखते हैं प्रश्न क्या है। न्यूक्लियस का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, ये क्या होता है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ कि इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इसका खुद का प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा भाग कार्य करता है। यहाँ पे हम पूरी सेल का नहीं बताएंगे। अगर पूरी सेल के बारे में पूछे कि सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा, तो हम राइबोसोम को बोलेंगे। इसलिए न्यूक्लियस के बारे में पूछा है तो हमारा नाभिकी का जो न्यूक्लियोलस होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। कैसे करेगा, ये क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाता है। क्या बनाएगा, राइबोसोम। यह राइबोसोम का निर्माण करेगा। और राइबोसोम्स आपके क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम फिर क्या करेंगे, आपके प्रोटीन सिंथेसिस। इनडायरेक्टली आपका क्या कहते हैं, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म होता है कि सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, तो आप राइबोसोम पे टिक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया केंद्रीय कक्ष न्यूक्लियस का कौन सा भाग प्रोटीन सिंथेसिस पर का प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, तो नाभिकी का आपका न्यूक्लियोलस प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं सभी के बारे में, जितने भी ऑप्शन है कौन क्या करता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, सबको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी एनर्जी, अपनी जो बॉडी है, अपने जो सेल्स हैं वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाती हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, अपनी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है। और एटीपी हमारी क्या है, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी है आपकी, हमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म में मिलती है। अगला देखते हैं, केंद्रीय झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपना जो ये न्यूक्लियस होता है, इसकी खुद की एक बाहर से मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी क्या है बाहर, जो ये सबसे बाहर है ये आपकी क्या है, देखिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम। सबसे बाहर आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर जो है आपकी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यह आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो न्यूक्लियस होता है उसकी खुद की एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसका कार्य क्या होता है, मान लो अगर ये इसका भी कार्य पूछे तो यह क्या करती है, राइबोसोम, सॉरी, ये क्या करती है, डीएनए को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। मतलब ये आपका बीच का जो ये पार्ट होता है सेल में, ये क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म। देखते हैं, इधर देखेंगे हम। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल है। और जो ये बीच का स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसको न्यूक्लियस से सेपरेट करती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब अगला है आपका राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। फैक्ट्री क्यों, क्योंकि यह निर्माण करता है किसका, प्रोटीन का। तो इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। सो ये है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के अंदर आपकी सारी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपका। और यह जो पीडीएफ है सेशन की वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वहां से आप इजीली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सभी से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो हम पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे करते हुए चलेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह सारी मेहनत आपके लिए ही है। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका क्या है भाई, देखने को ही आराम यहाँ से मिल रहा है। आपका क्या है, पीवाईक्यू प्रश्न है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया का आकार किस प्रकार का होता है। इसने ऑप्शन दिए हैं गोलाकार, दंडाकार, सर्पिलिकार, किस किस आकार का होता है। तो भाई अपना क्या कहते हैं, हमें बैक्टीरिया किस किस आकार में देखने को मिलता है। सबसे पहले कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो गोलाकार होगा। हाँ भाई, कौन सा है, स्ट्रिप्टोकोकस। क्या करता है, स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है वो गोलाकार का होता है। और ये स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, न्यूमोनिया कोज करता है। क्या करता है, न्यूमोनिया कोज करता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, न्यूमोनिया कोज करता है। और क्या करता है, ये कोज सोर थ्रोट। ठीक है। अब हमारा बेसिलाई दंडाकार का बैक्टीरिया कौन सा होता है, जो इकोलाई है। इकोलाई हम स्टडी काफ़ी एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं और यह हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी पाया जाता है। तो यह कैसा होता है, आपका बेसिलाई दंडाकार आकार का होता है। सप्लीलाकार स्पाइरलाई बैक्टीरिया कौन सा होता है बेटा इस आकार का, स्पाइरलम वोलेंटस।
बैक्टीरिया जो है वो सभी तरह के होते हैं, हमारा गोलाकार, दंडाकार, सप्लयाकार, हर तरह के बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन लगाएंगे हम, सही जवाब होगा हमारा डी। तो ऑप्शन सही होगा, जो क्या है भाई? डी है। उपरोक्त सभी तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। अब देखिए, बैक्टीरिया से डिजीज पूछी जा सकती हैं। डिजीज जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, जैसे न्यूमोनिया है, जैसे जैसे आते जाएंगे हम सभी के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, PYQ है, ये भी आपका देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हृदय, हार्ट की दीवार किस प्रकार की पेशी से बनी होती है? जो आपका हार्ट है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, दीवार के बारे में पूछ रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन किस तरह की आपकी बनी हुई होती है? किस तरह का मतलब कि आपकी किस प्रकार की पेशी से? मसल्स पूछी है, कौन सी मसल होगी? देखिए, हार्ट आपका क्या है? सबसे पहले क्या है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। कुछ हार्ट के बारे में हम बात करते हैं। क्या है आपका? इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, स्पेशल इनवॉलेंट्री ऑर्गन। और इसके अंदर आपकी इनवॉलेंट्री मसल होगी। इनवॉलेंट्री मतलब वी कांट कंट्रोल इट, ठीक, इट्स एक्शन, वी कांट कंट्रोल इट्स एक्शन, मतलब हम अपनी मर्जी से दिल का धड़कना रोक नहीं सकते, दिल का धड़कना बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो ये क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हमारे हाथ में नहीं होता, और यह लाइफ टाइम आपकी धड़कती रहती है। तो ये इनवॉलेंट्री मसल है आपकी। कौन सी मसल है? कार्डियक मसल है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। हार्ट की बीटिंग बिना रुके सिर्फ कार्डिक मसल की वजह से होती है। हार्ट हमेशा बीट करता रहता है लाइफ टाइम। अगर हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी। तो लाइफ टाइम क्या करता है? हार्ट बीट करता है आपका कार्डिक मसल की वजह से। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके हार्ट के डॉक्टर होते हैं। अब स्केलेटल मसल्स, आपकी स्केलेटल मसल्स किससे जुड़ी हुई हैं आपकी? देखते हैं हम सभी के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। स्केलेटल मसल्स आपकी हैं बोन्स एंड आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं, आपके कंट्रोल में होती हैं। स्केलेटल मसल आपकी बोन्स और क्या है? वॉलेंट्री, आप कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे आपकी हैंड की क्या है? बोन, हड्डियां जो भी हैं, जैसे आप अपने हाथ अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं, पैर अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं, वो सारी आपकी क्या है? स्केलेटल मसल हैं। बाकी क्या है? स्मूथ मसल, जैसे आपकी क्या कहते हैं? स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। तो क्या हम अपने पेट की और जो इंटेस्टाइन की मसल है उनको अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं? नहीं भाई, कुछ नहीं कर सकते। स्टमक, इंटेस्टाइन, तो यह आपकी क्या है? इनवॉलेंट्री है। अगला क्या है आपका? कार्डिक मसल। कार्डिक मसल अभी हमने पढ़ा है, किसकी है? हार्ट की है। और यह भाई उपरोक्त में से यह क्वेश्चन, यह ऑप्शन तो आपका आएगा नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अब हम सारी चीजों को अच्छे से लर्न करेंगे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगे, साउंड वेव, जो आवाज होती है, साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, उसकी जो वेव है, ठीक है, उसकी जो ये आपकी वेव है, ठीक है, उसके बारे में पूछा है कि मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, किस माध्यम से फैलती हैं। तो आप देख लीजिए, देखिए, साउंड को सबसे पहली बार ट्रैवल करने के लिए माध्यम चाहिए, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा साउंड किसके अंदर ट्रैवल करता है? किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। ये तो हम अच्छे से लर्न कर लेंगे। सबके सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर, फिर आपका लिक्विड के अंदर, फिर आपका एयर के अंदर, ठीक है।
सॉलिड में भी करता है ट्रेवल, ये भी सही है। लिक्विड में भी करता है, आपका एयर में भी करता है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में करता है। जैसे हम बेंच पे बैठते हैं, तो अगर हम बेंच पे कुछ भी अपने हाथ से बजाएंगे तो बहुत तेज आवाज़ आएगी। पानी में पत्थर फेंकते हैं तो भी बहुत तेज आवाज़ आएगी। हवा में भी अपनी जो है क्या कहते हैं साउंड होती है, अपनी जो आवाज़ होती है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, लेकिन अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो बहुत तेज आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है आपका। तो ये इस तरह से आपकी जो वेरी करती है आपकी साउंड की वेव, जितनी ज़्यादा अच्छे से साउंड वेव ट्रैवल करेंगी, जितना अच्छा मीडियम होगा उतना ही फास्ट साउंड वेव क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। अब वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर क्या होता है, ना कोई एयर है, ना कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है। ऐसा आपका एरिया जो क्या कहते हैं फुल्ली आइसोलेटेड होता है, वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है। तो साउंड के लिए एक चीज है, कोई माध्यम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो आपका साउंड ट्रेवल कहाँ नहीं करेगा, वैक्यूम के अंदर। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन सी निर्वात, ऐसी चीज जहाँ पे कोई भी माध्यम आपका नहीं होता वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। सोडियम परमाणु की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम किस तरह से वैलेंसी निकालते हैं। सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर Na, एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, 11, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 और 1। देखिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम वैलेंसी को काउंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं हम। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहला ऑर्बिटल है 1s, फिर हमारे पास क्या है 2s, फिर हमारे पास क्या है 2p। इस तरह से हम फिलिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, ये क्या है 2p है, ये क्या है 2s है, ये क्या है अपना 1s है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास देखते हैं कितने हैं और फिर फिलिंग करते हैं इनकी, किस तरह से ये फिल होंगे। हमारे पास 11 हैं, तो सबसे पहले हम सिंगल सिंगल फिल करते हैं। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, सिंगल एक फिल हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे। उसके बाद हम अगला पेयरिंग में फिल कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, फिर इसको फिल करते हैं, फिर यहाँ पे पेयरिंग में फिल कर देते हैं। 4 हो गए आपके, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने कितना फिल कर लिया है, इतने हमने फिल कर लिए हैं। 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब हमारे पास क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया बाहर। तो एक इलेक्ट्रॉन अगली शेल में फिल करेंगे हम।
क्या करेंगे, अगली शेल में फिल करेंगे। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है आपका, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्या बोलेंगे, वैलेंसी। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड बच जाएगा, अनपेयर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम की वैलेंसी। तो आपकी सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी आपकी 1। देखिए फिल करके देख लेते हैं इसको भी, ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। इसको भी हम फिल करके देख लेते हैं। अगली आपकी शेल जो बनेगी, अगली शेल बनेगी आपकी कौन सी, 3s की सेल बनेगी। ठीक है, तो हमारी अगली सेल है 3s। ठीक है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास फिल करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए बचा है, तो क्या होगी, वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करके दिखा सकते हैं इस तरह से। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई आपकी वैलेंसी। हम किसी और एटम के लिए भी, किसी और एलिमेंट के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस सेशन की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखते हैं हम, देखिए हम ऑक्सीजन का फिल करके देखते हैं। अभी फटाफट से ऑक्सीजन के बारे में फिल करके देखते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 6, 6 और 2 8 ना। तो अब हम बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम किसके अंदर फिल करेंगे, 1s, फिर 2s के अंदर, फिर p के अंदर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं और फिल करना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सो अभी हम फिल करते हैं। हमारे पास सबसे पहला 1s है, तो 1s के शुरू में फिल करेंगे। दोनों फुल्ली कंप्लीट हो गया, 1 एंड 2, 2 हो गया। इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फिल हो चुकी है। आगे फिर करते हैं 2s के अंदर 1, 1 एंड 2, यहाँ पे भी 2 हो गए हैं, 4 हो गए हैं टोटल, 5 6। ठीक है, और तो हमारे पास है नहीं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 और 6, आपके जो 8 हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। तो अभी अनपेयर्ड कितने बच गए, अनपेयर्ड हमारे पास 2 बच गए। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी आपकी, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी 2 हो जाएगी, वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। बस आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक पावर, देखो अब हमारे पास क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कोई बल्ब है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, बल्ब के ऊपर लिखा होता है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, वोट। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, एसआई यूनिट वोट होगी। अब जूल किसकी होती है, जूल आपकी एनर्जी की होगी। एम्पियर आपकी किसकी होगी, करंट की होगी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की आपकी एम्पियर होगी। वोट किसकी होगी आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। सभी की याद कर लें, इस तरह के क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, विविफज्जु के उत्तक का विभाजन किस प्रकार होता है। यहाँ पे हम वृक्ष की बात कर रहे हैं। वृक्ष के उत्तक का विभाजन किस प्रकार होता है। देखिए हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारा किस तरह से इसका विभाजन होता है। बहुत अच्छे से यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, उससे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू को
एक मिनट देखते हैं। हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल टिश्यू की, हमारा साधारण सरल ऊतक के बारे में। ठीक है, सिंपल टिश्यू। सरल ऊतक आपका कौन कौन से टाइप का होता है देखते हैं। सबसे आप पहला आपका क्या है, पैरेन्काइमा। दूसरा क्या है, कोलेनकाइमा। तीसरा हमारा देखने को मिलता है स्केलेनकाइमा। आपका जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है ये क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज का काम करता है, जैसे कि वाटर को स्टोर करता है, स्टार्च को, फैट को स्टोर करने का काम करता है, प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम करता है। यह कैसा होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ से फंक्शन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि क्या काम करता है, तो स्टोरेज का काम करता है, फ्लेक्सिबल होता है, यह है आपका लिविंग होता है, मैच्योरिटी के टाइम पे लिविंग टिश्यू है ये आपका। अगला है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के फंक्शन देखते हैं, क्योंकि फंक्शन से आपका ये जो रहेगा फ्लो चार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोलेनकाइमा क्या करता है आपका, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आपकी जो क्या कहते हैं, जैसे जो तना है वो हवा में बैंड होता है ना प्लांट का, किसी भी पौधे का जो तना है, कितनी भी तेज हवा आती है, तूफान आता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ही पेड़ टूटता है, वरना बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, कोलेनकाइमा की वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर आपका क्या है, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा आपका क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसा है, मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दो काम करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सारे अच्छे से याद कर लेंगे। हम शुरू से करते हैं। पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है, जो भी खाना होता है सारा स्टोर करता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लिविंग होता है। अगला क्या है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भाई आपका क्या कहते हैं, थिक होता है, इसके अंदर सेलुलोज पैक्टिन के कॉर्नर होते हैं। कोलेनकाइमा के अंदर सेलुलोज पैक्टिन जो है उसके कॉर्नर, उसके कोने होते हैं। मान लो कि सेलुलोज होता है इसके अंदर। दूसरा, ये भी लिविंग होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो प्लांट का तना होता है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है कोलेनकाइमा। अगला आपका है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा क्या करता है आपका, जैसे जो कोकोनट का हस्क होता है ना, जो हम
कोकोनट लेके आते हैं, नारियल, जो भी कोई शुभ काम करते हैं, नई चीज की शुरुआत करते हैं, तब जो नारियल फोड़ते हैं ना, वो वाला नारियल, उसके बाहर का जो हस्क होता है ना, जो आपका वुडी पार्ट होता है, वो स्केलेनकाइमा टिश्यू है। तो वह हार्ड होता है, डेड होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसमें से हम ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, लिविंग है, ठीक है, क्या है, लिविंग है। ये क्या है आपका, ये भी लिविंग है। ये क्या है आपका, डेड है। तो यह स्केलेनकाइमा डेड टिश्यू होता है और यह इंपॉर्टेंट है आपका। इस तरह के क्वेश्चन देखने को भी आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला हम देखते हैं एक और, हम इसी की तरह एक टेबल बनाएंगे और टिश्यू की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की आपकी सबसे ज़्यादा संभावना होगी। अब अगला हम देखते हैं कंपाउंड टिश्यू। ये तो हमारी बात होगी फर्स्ट टाइप टिश्यू की, जो आपका सिंपल टिश्यू था, सरल उत्तक था। अब हम बात करते हैं कंपाउंड टिश्यू के बारे में। चलते हैं, देखते हैं। यह आपको पीडीएफ मिल जाएगी किसके अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएगी सेशन की। चलिए, सेकंड हमारा क्या है, कंपाउंड टिश्यू। तो हमारा कंपाउंड टिश्यू देखते हैं किस तरह का हमारा होता है। कंपाउंड टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आपका क्या है, कंपाउंड टिश्यू है। देखते हैं इनके बारे में। देखो, जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। जितना भी लिक्विड पार्ट होता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उनका क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब वाटर का ट्रांसपोर्ट, अब एक प्लांट है, वो अपनी जो, ये मान लो ये प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये इसकी स्टेम है, ये आपकी इसकी ये शाखाएं हैं, टहनियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लीव्स होती हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, लीव्स है, मान लेते हैं, या ग्रीन कलर करें तभी मानेंगे, मान लेते हैं ये आपकी शाखाएं हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट। ये जो रूट है, रूट पानी तो कहाँ होता है, जमीन में आता है, तो यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। तो जब जाइलम ट्रांसपोर्ट कराएगा तो अपवार्ड मूवमेंट होती है पानी की, नीचे से ऊपर जाता है, अपवार्ड मूवमेंट होती है जाइलम के अंदर, अपवार्ड मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जाइलम किस तरह की मूवमेंट करता है। अब फूड तो आपका लीव्स में बनता है, लीव्स ऊपर की साइड है, तो आपका नीचे भी जाएगा खाना, क्योंकि तने को, स्टेम को, सबको चाहिए। अब इससे ऊपर भी तो कुछ शाखाएं हैं जहाँ पे और लीव्स होंगे ना, तो यह ऊपर भी जा सकता है। तो फ्लोएम क्या करता है, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होती है आपकी, अपवार्ड एंड डाउनवार्ड। आगे देखते हैं। थर्ड टाइप का अपना जो है ऑप्शन के अंदर, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू आपका क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है जब हम कोई भी टिश्यू आपका लूज कर दे डिवाइडिंग कैपेबिलिटी, एबिलिटी, लाइक परमानेंट शेप। मान लो परमानेंट टिश्यू, ये जो आपका सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू होता है, ये मान लो एक आपका क्या है, ये टिश्यू है, इसको टिश्यू मान लेते हैं। ये क्या हो गया, फुली मैच्योर हो गया, फुली मैच्योर हो गया। अब ये क्या नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, कांट डिवाइड। तो जब ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जब डिवाइड ना कर पाए, तो उस स्टेट में हम क्या बोलते हैं उसको,
परमानेंट टिश्यू, जब वो अपना फंक्शन, इसको पता लग गया है कि अब मेरे को यही काम करना है, एक परफेक्ट फंक्शन अटेन कर लिया है, एक परफेक्ट शेप हो गई है इसकी, तो यह अब डिवाइड नहीं करेगा, सेल्स लूज डिवाइडिंग एबिलिटी, तो इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। इस टाइप के टिश्यू को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। आगे देखते हैं हम, हमारा क्या था, टेम्परेरी टिश्यू। ठीक है, अगला हमारा क्या है, टेम्परेरी टिश्यू है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टेम्परेरी टिश्यू वह है आपका जो कीप डिवाइडिंग, की डिवाइड ही करता रहेगा, कीप डिवाइडिंग, तो वह आपका क्या है, टेम्परेरी टिश्यू है। तो अब सभी टिश्यूज के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब हम अपने प्रश्न पे पहुंचते हैं दोबारा से। इसने पूछा था वृक्ष के उत्तक का विभाजन किस प्रकार होता है, किस प्रकार विभाजन होगा, सरल उत्तक भी होगा, यौगिक उत्तक भी होगा, स्थायी उत्तक भी होगा, अस्थायी उत्तक भी होगा, और जब वह पूरा विभाजित हो जाएगा तो उसके अंदर कंपाउंड टिश्यू बन जाएगा। तो यहाँ ऑल ऑफ अब वो आना चाहिए था, इसका ऑप्शन आपका यह आएगा सही जवाब। ठीक है, जैसा कि हमने सभी के बारे में कर लिया कि बहुत ही तरह से आपका टिश्यू का विभाजन होता है। अभी इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अगला आपका है कि यह भी आपका PYQ है। देखो आपके जो ये टिश्यू हैं, आपका जो प्लांट टिश्यू है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस आपके रहेंगे कि आप यहाँ से प्रश्न देखें एग्जाम में। तो हम प्लांट टिश्यू के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। किस उत्तक का कार्य विविफज्जू के पोषण से जुड़ा होता है। यहाँ पे विविफज्जू इसने वृक्ष को कहा है, तो यह कौन सा बताओ, पोषण किससे मिलता है, पोषण मिलेगा हमें किससे, पानी से, वाटर से या फूड से। तो प्लांट को भी भाई खाना चाहिए, पानी चाहिए, है तो लिविंग ही ना, तो उसको पोषण किससे, खाने से मिलेगा या पानी से मिलेगा। अब कंपाउंड टिश्यू के अंदर कौन कौन से आते थे, अभी हमने देखा कंपाउंड टिश्यू के अंदर आपके आते थे फ्लोएम एंड जाइलम, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। परमानेंट टिश्यू भी क्या नहीं देता है, यह भी नहीं देगा भाई, यह तो सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है ना आपके। लेकिन आपका जो कंपाउंड टिश्यू है जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, वो आपको क्या करता है, पोषण देता है, मतलब वृक्ष को पोषण देने का कार्य करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तक का विभाजन शरीर के किस भाग में होता है। उत्तक के विभाजन के बारे में पूछा है इसने, प्लांट से रिलेटेड, प्लांट के शरीर के बारे में। तो विभाजन कहाँ होगा, टेम्परेरी टिश्यू के अंदर। विभाजन का मतलब क्या होता है, बंटता रहे। जैसे ये टिश्यू एक सेल है, ये टिश्यू है, मान लो ये पूरा एक टिश्यू है, ये बट गया, फिर बट गया, अब फिर से बट गया। ठीक है, अब ये आगे नहीं बटेगा तो ये परमानेंट हो जाएगा, लेकिन ये आगे फिर से डिवाइड होता रहेगा। तो यह डिवाइड होना मतलब विभाजन होना, तो ये विभाजन होना मतलब टेम्परेरी टिश्यू, जिसको अपनी कोई भी शेप या भाई अपना काम नहीं मिला है, वो डिवाइड होता रहेगा, और उस तरह के टिश्यू को हम अस्थाई टेम्परेरी टिश्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वृक्ष का वर्गीकरण कौन सा उत्तक है। ठीक है, यहाँ पे वृक्ष का वर्गीकरण कौन सा उत्तक है, इसके बारे में, सॉरी कवक का वर्गीकरण देखते हैं। कवक वर्गीकरण कौन सा उत्तक है, तो कवक का आपका एपिडर्मल, कवक के बारे में पूछा है यह क्वेश्चन। तो कवक का आपका क्या है, एपिडर्मल, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इसके अंदर एपिडर्मल होता है प्रोटेक्शन के लिए, आउटर मोस्ट लेयरिंग के लिए। अगला प्रश्न है, पौधे के किस उत्तक में कोशिकाओं का आकार लंबा होता है। कोशिकाओं का आकार लंबा होगा किसके अंदर, टेम्परेरी टिश्यू के अंदर। क्यों, क्योंकि विभाजित होती रहेंगी तो आकार भी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसने परफेक्ट शेप नहीं ली है ना, टेम्परेरी है इसीलिए। अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थ मैटर में सबसे शुद्ध तत्व कौन सा पाया जाता है।
देखते हैं, आपका प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा गया है कि पदार्थ में सबसे शुद्ध तत्व प्योरेस्ट फॉर्म कौन से, मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म कौन से। तो मैटर अपना ठोस भी है, लिक्विड भी है, द्रव भी है, प्लाज्मा भी है आपका। तब देखते हैं कि भाई सबसे प्योरेस्ट फॉर्म किसकी है, सॉलिड की। मान लो भाई आप दो फ्रेंड्स हो, आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि आप बहुत ही अच्छी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हो, तो कोई भी इम्प्योरिटी बाहर से कोई भी आके आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि उसकी जगह ही नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए सॉलिड के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जुड़े हैं, पार्टिकल पास पास में है, तो इसमें इम्प्योरिटी कम होती है, इम्प्योरिटीज के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, सबसे प्योर फॉर्म मैटर की होती है सॉलिड। जैसे उदाहरण, शुद्ध सोना, 24 कैरेट गोल्ड, हीरा, डायमंड, बर्फ, ये सब आपके क्या है, ठोस हैं, जो कि क्या कहते हैं, शुद्ध हैं। अब लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड भाई क्या है, लूजली पैक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल लूजली पैक होंगे। मान लो ये ग्लास है, इसके अंदर लिक्विड है, ये लूजली पैक है, बहुत दूर दूर है, तो इसके बीच में, जैसे अब ये पानी है, पानी के अंदर हम सोल्ट मिला सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जगह है, तो इम्प्योरिटी आ जाएगी, प्योर नहीं रहेगा, जगह है तो मिला सकते हैं। अब गैस है, मान लो एटमॉस्फेयर में कितनी गैसें होती हैं, बहुत ज़्यादा गैस होती है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जगह है। तो जितनी ज़्यादा मैटर के अंदर जगह होगी उतनी ही इम्प्योरिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जितना आपका पास पास होंगे उतने ही इम्प्योरिटी के चांसेस कम रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। चैनल पे यह सेशन आपका चलता रहेगा और हम साइंस के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस भी करेंगे हम साथ के साथ, और हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो मैटर होगा आपका सिलेबस से रिलेटेड सब कुछ करते हुए चलेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच। और यह PDF आपको सेशन की टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपका बायो में भी मिल जाएगा वैसे तो, और आपका कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।